सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी चलिए, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर कंप्लीटेड। अब हम ये क्या है सर? वीपी इज इक्वल टू वीएल अपॉन रूट 3, ये कौन सा फॉर्मूला है सर? कहाँ पे? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। वीपी इज इक्वल टू वीएल बाई रूट 3 जी सर। फॉर्मूला है ये वाला, वीपी इज इक्वल्स टू वीएल बाई रूट 3, ये वाला। अच्छा, अब देखो, यस एग्जैक्टली, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने। यहाँ पे आपको देखो वीपी चाहिए होगा कहीं पे, वीपी फेज वोल्टेज आपको निकालना है ना सेकेंडरी का। जी सर। अब सबसे पहले तो आपने सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज निकाल लिया ये इस फॉर्मूले से, ठीक है। ठीक है। अब लाइन वोल्टेज निकाल लिया, अब लाइन वोल्टेज से आपको फेज वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे तो गिवन नहीं है ना फॉर्मूले फेज वोल्टेज के, तो वो तो आपका है ना, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज रिलेशन तो यहाँ पे था। तो अब आपको देखना पड़ेगा, आप सेकेंडरी साइड में हो, सेकेंडरी साइड आपकी स्टार कनेक्शन है ना? जी सर। तो स्टार कनेक्शन का फॉर्मूला इन्होंने उठाया है, ठीक है सर, ठीक है, वही चीजें हैं। ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द प्राइमरी। 10 मिनट हमारे पास बचे हुए, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में 30। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर्स आर magnetically coupled but not electrically connected। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, we can employ transformer power range of low and power values, lower and higher values दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 3, a transformer has comparatively much higher efficiency than a similar induction machine due to Strong coupling. small air gaps, no moving parts, strong coupling, all of the mentioned। Strong coupling. all of the Strong mentioned। coupling. स्ट्रॉन्ग कपलिंग भी होती है, मूविंग पार्ट भी नहीं होता है, और एयर गैप्स भी कम होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक। It was needed that to isolate DC noise coming from the transmitted signal to attain the same which machine can be used without suffering significant loss। ये आपको कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास में एक ऐसा सिग्नल है जिसमें डीसी नॉइज है, उस डीसी नॉइज को मुझे रिमूव करना है बिना किसी लॉस के, तो मैं कौन सी मशीन यूज करूं? ट्रांसफॉर्मर, एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मर कौन सा? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, यस एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज CRGO, soft iron, cold rolled grain oriented sheet steel, CRGO। ऑप्शन ए, सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन ए, यस। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CRGO, कोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, CRGO, शीट स्टील। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये मटेरियल यूज किया जाता है, एग्जैक्ट इसका यही होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, द लीकेज फ्लक्स इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर व्हिच links either of windings। देखो, मैंने आपको लास्ट एसी सर्किट की क्लास में बताया था एक सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। yes, सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं कि अगर आपकी किसी कोयल में करंट फ्लो कर रहा है तो उस कोयल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका कुछ पार्ट अगेन उसी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, और वो जो इंड्यूस होगा वो एक करंट प्रोड्यूस कर देगा, और वो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो ओरिजिनल करंट को अपोज लेंज लॉ कहता है। तो दिस इज योर सेल्फ इंडक्शन। अब हमारे जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं उसमें भी सेल्फ इंडक्शन होता है भाई, लेकिन बहुत ही माइनॉरिटी में।
ठीक है, तो वो जो फ्लक्स बच जाता है ना, उसको हम लीकेज फ्लक्स नाम देते हैं। जो सेकेंडरी पे नहीं जा पा रहा उस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। अब इस लीकेज फ्लक्स को आप क्या करें, तो ये लीकेज फ्लक्स हो सकता है आपकी कोर में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है, या हो सकता है कि ये वापस सेल्फ इंडक्शन करे। हाँ बिल्कुल। और जो सेल्फ इंडक्शन करके करंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम नाम देते हैं एडी करंट। ठीक है, जो ओरिजिनल करंट को अपोज कर। तो हम क्या करते हैं, इस लॉस को, जो लीकेज फ्लक्स हुआ ना, इस फ्लक्स को लीक होने से बचाने के लिए हम अपनी कोर को लेमिनेट करके रखते हैं। मैंने बोला था ना, मैं लास्ट में बताऊंगा लेमिनेट क्यों करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो कोर है वो लेमिनेटेड है, इसीलिए हम इसको लेमिनेट करते हैं ताकि हम अपना फ्लक्स लीकेज बचा सकें, कम से कम लीकेज हो फ्लक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो लीकेज फ्लक्स होगा किसी एक वाइंडिंग से लिंक होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर टू ट्रांसफॉर्मर्स X and Y exact ratings but have flux densities of 1.5 Tesla and 2 Tesla respectively. The weight of a transformer per kVA will be more than that of B. more than that of B exactly. क्यों? क्योंकि सर जो इसकी सर फ्लक्स डेंसिटी है ये कम है सर, तो फिर सर इसको सर ज्यादा वेट चाहिए होगा सर। ए ट्रांसफॉर्मर की फ्लक्स डेंसिटी कम है। यस सर। अब देखिए फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, कैपिटल। और वो क्या होती है आपकी, 5 अपॉन में ए, कैपिटल ए, एरिया। पर यूनिट एरिया कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता था कि पर यूनिट एरिया कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो जो फ्लक्स डेंसिटी है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है कि अगर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर फ्लक्स डेंसिटी कम होगी तो एरिया ज्यादा होगा। तो यहाँ के केस में आपकी जिसकी फ्लक्स डेंसिटी कम है उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एरिया आपका किसका ज्यादा होगा, ट्रांसफॉर्मर ए का या बी का? ए का। ए का, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफॉर्मर्स डू नॉट रिक्वायर। हाँ जी सर, एरिया ज्यादा होगा तो वेट कम। वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, एरिया ज्यादा होगा ना तो भाई आपकी कोर बड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, कोर बड़ी बनेगी तो आपका वेट बढ़ेगा ना ऑब्वियसली। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कूलिंग एज इट वेल वेंटिलेटेड। क्या ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट? फॉल्स। यस एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों भाई कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो उसका ऑयल से सर वो हीटेड अप हो जाते हैं, फिर सर उन्हें ठंडा करना पड़ता है सर, नहीं तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएंगे सर। एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्मर में भी से वो हीट अप हो जाती है, सेल्फ इंडक्शन से हीट अप हो जाती है। सेल्फ इंडक्शन से और लीकेज फ्लक्स से और से बहुत सारी एडी करंट, हिस्टेरिसिस, बहुत सारी चीजें हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है आपका, रेजिस्टेंस तो नहीं कहूंगा मैं, रिलक्टेंस बोलूंगा उस चीज को, जो आपका है उसका अपना खुद का एक रिलक्टेंस होगा कि नहीं होगा? रिलक्टेंस होगा। तो रिलक्टेंस क्या करेगा, उस जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है उस कोर में उसको अपोज करेगा, तो ऑब्वियसली वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हर ट्रांसफॉर्मर, जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर्स, उनके ऊपर एक वो भी होता है सिलेंड्रिकल, आपने देखा होता है, ऑयल टैंक बोलते हैं उसको, उसमें ऑयल भरा होता है। और वो जो ऑयल होता है सर कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कंजर्वेटर ब्रीथर, कंजर्वेटर बोलते हैं उसको, क्योंकि ऑयल सर कोई जेल भी तो सर कोई जेल भी तो प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो ठंडी रहे। सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल होता है करने के लिए। जी सर, सिलिका जेल यूज किया जाता है।
आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सिलिका जेल नाम याद रखना है, सिलिका जेल आ जाता है क्वेश्चन में। A coupling magnetic field inside a rotating machine or static machine like transformer much involve with mechanical parts. A coupling inside field inside magnetic field. both. C. ये पूछ रहे हैं आपसे, coupling magnetic field inside a rotating machine or static machine like transformers must involve with, क्या होना चाहिए? C option. Mechanical parts. इसमें ऑप्शन होगा ए, ओनली मैकेनिकल पार्ट्स यूज होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज नहीं होते। अगर आपको कपल करना है तो कपल करने के लिए सिर्फ जो आपको बीच में चाहिए वो केवल मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, ए कपलिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए रोटेटिंग मशीन और स्टैटिक मशीन लाइक ट्रांसफार्मर मस्ट इन्वॉल्व विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओनली बी। सर अपोजिट करंट से सर एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यस, हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग मैकेनिकल सिस्टम। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जी। अच्छा चलो 11 हम आएंगे वापस, दोबारा ज्वाइन करना, टाइम हो चुका है। सर 10 का क्या बताया आपने? 10 का है बी। सर 10th का बी बताया, ओनली सेकंड इज ट्रू। यस। सर आप कहाँ पे जॉब करते हो? हाँ जी, आप कहाँ पे जॉब करते हो सर? टाटा पावर में? टाटा पावर में। सर किस आप सर क्या पोस्ट है सर आपकी? अभी लिख के देंगे सारा डाटा। बताएंगे, डिस्कस करते हैं। सर मतलब मेरी अभी भूल लगी थी, मैंने छोड़ दिया सर। असिस्टेंट डिप्लोमा असिस्टेंट ऑफिसर। पर्सनल बात कर लेना मुझसे व्हाट्सएप पे। सर नंबर दो सर, मेरे पास नंबर नहीं है। अच्छा, कौन से स्टडी मटेरियल में हो आप? यस सर। लिखो सर मुझे मैसेज कर देना सर चैट में। ठीक है, कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जीरो लीकेज फ्लक्स, कांस्टेंट। अच्छा मुझे बताइए, हाँ देखो ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफॉर्मर में क्या वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए? नहीं सर, कांस्टेंट कोर लॉस होता है सर उसमें। अच्छा, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस भाई? एक मिनट सर, नहीं सर। आप नीचे क्वेश्चन पढ़िए पहले, देखो नीचे क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स सपोर्ट द आइडियल ट्रांसफॉर्मर फीचर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल ट्रांसफॉर्मर हियर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए? यस सर। हाँ एग्जैक्टली। लॉस नहीं होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोर लॉसेस कांस्टेंट होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कोर लॉसेस तो जीरो होने चाहिए। जीरो नहीं चाहिए। कौन सा पहला और दूसरा सही है? यस सर, इसका अलग ही स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 12, जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होना एग्जैक्टली जीरो। 11 का ए है क्या? 11 का ए
फर्स्ट और सेकंड सही होने चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडियल ट्रांसफार्मर जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, जीरो लीकेज फ्लक्स होना चाहिए, नेग्लिजिबल कोर लॉस होना चाहिए। यस सर, तीनों ए इसमें तीनों सही हैं। CRGO लैमिनेशंस इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मिनिमाइज, किसके लिए यूज किए जाते हैं? करंट लॉस, एडी करंट लॉस बोथ और हिस्टेरेसिस। जिन लोगों को अभी हिस्टेरेसिस मालूम नहीं है, मैं बताऊंगा इस क्लास के लास्ट में हिस्टेरेसिस क्या होता है। तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस को बेसिकली आप समझ लीजिए आपका लीकेज फ्लक्स, यू कैन से हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, क्या क्या दोबारा बोलना सर? हाँ जी, दोबारा बोलना, कुछ गड़बड़ आ रही थी। हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली लीकेज फ्लक्स से ही बनता है। तो आप अभी हिस्टेरेसिस लॉस अगर समझ नहीं पा रहे हो तो लीकेज फ्लक्स बोल सकते हो, हिस्टेरेसिस मैं भी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ अ ट्रांसफार्मर इज फेड फ्रॉम अ डीसी rather than a single phase AC supply, then the transformer will नॉट ऑपरेट, अपनी वाइंडिंग को बर्न कर देगा, Burn its winding. will not बर्न कर देगा, नॉट ऑपरेट, will give very Not small operate. flux, बर्न कर देगा सर। बर्न कर देगा एग्जैक्टली। ए ऑप्शन। बंद क्यों करेगा सर? ए ऑप्शन। सर बंद क्यों करेगा सर? हाँ जी, सर वो सिंपल सा क्यों चलने करेगा? आपको जल अरे यार भाई यहाँ पे डीसी का मतलब ये नहीं हो रहा कि आप 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दोगे, जितना आपको एसी देना चाहिए था उतना अगर आप डीसी दे देते हो, लेट सपोज कि आपका 230 वोल्ट है और 230 वोल्ट आपने एसी दे दी उसी के लिए, एंड आपको पता है कि डीसी कितनी खतरनाक होती है एसी से। यस सर। हाँ सर, वो छोड़ती ही नहीं है। अरे फॉर ह्यूमन ऑल्सो, बट फॉर वायर्स ऑल्सो, और आपकी कंडक्टर्स ऑल्सो, कंडक्टर्स के लिए भी आपकी वेरी डेंजरस होती है डीसी, बिकॉज देयर विल बी नो फ्लक्चुएशंस, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे, देयर विल बी नो यू कैन से गैप कौन छूट जाएगा? पीक ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो आपकी जो रेटिंग्स आपने डिसाइड कर रखी है, आपने जो कंडक्टर यूज किया हुआ है कोयल के लिए, हो सकता है उस डीसी के लिए वो ना हो यूजफुल, तो हम बोलते हैं वो बर्न हो जाएगी। मौत निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ ट्रांसफॉर्मर, अच्छा एक रीजन और सुनिए बर्न क्यों हो जाएगी, ये तो जनरल रीजन हो गया जो मैंने आपको बताया, एक रीजन और सुनिए। क्योंकि सर वो वेरी नहीं करते। शॉर्ट सर्किट काम करेगा ना। यस सर। क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, कोयल ही तो लगा हुआ है, और कोयल यहाँ पे डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट काम करता है, और अगर शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा भाई। आप 2 वायर लीजिए और उनको सेल से कनेक्ट करिए और फिर उन 2 वायर को आपस में कनेक्ट करिए, तो देखना क्या होता है सर, हीट हो जाता है सर, वो हीट होगा, स्पार्किंग होगी। करके देखना घर पे ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वायर ले लो, सेल, एक बैटरी सेल आती है नॉर्मल रिमोट वाली, उस पे कनेक्ट करना और दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना, शॉर्ट सर्किट कर देना, स्पार्किंग होगी। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ ट्रांसफॉर्मर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द लीकेज फ्लक्स, अगर मैं लीकेज फ्लक्स को इंक्रीज करता हूं तो वो सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज होगा या बढ़ेगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंडक्शन मोटर कैन बी सेड एनालोगस टू, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर नहीं, एनालोगस का मतलब क्या समझ रहे हो आप? व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस मोटर भाई? इंडक्शन मोटर होती है सर रोटर और जो आपकी स्टेटर की सेम होती है स्पीड, उसमें सिंक्रोनस में सेम होती है, और सिंक्रोनस मोटर में और इंडक्शन मोटर दोनों अलग अलग होती हैं। हाँ, एसिंक्रोनस होता है हमारा इंडक्शन मोटर एसिंक्रोनस होती है, तो सिंक्रोनस तो आंसर हो ही नहीं सकता। कल मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर जो है वो एनालोगस होती है, एक ट्रांसफार्मर का काम करती है, क्योंकि उसमें इंडक्शन होता है, और इंडक्शन किस ट्रांसफार्मर में होता है? हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन में होता है। हाँ जी, तो आप जो इंडक्शन मोटर है उसको ये भी बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मोटर सिमिलर होती है, मतलब वर्किंग सिमिलर होती है, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर विद इट्स रोटर ब्लॉक्ड बिहेव्स सिमिलर टू ए,
एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर उसके रोटर को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? 3 phase ट्रांसफार्मर अंडर ओपन सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर सेकेंडरी। शॉर्ट सर्किट ऑफ सेकेंडरी। यस, ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट ऑफ सेकेंडरी टर्मिनल्स। सेकेंडरी टर्मिनल्स रोटर, और रोटर को आपने ब्लॉक कर दिया तो भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और आपके जो ट्रांसफार्मर है का स्टेटर है, मोटर का जो स्टेटर है, वो वाइंडिंग वहां पे लगी हुई है 3 फेज की, तो वो आपका ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा जब शॉर्ट सर्किट सेकंड कर दिए जाए सेकेंडरी के। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज वोल्टेज लेवल, लेवल ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज पावर लेवल, वोल्टेज लेवल पावर थोड़ी चेंज करेगा यार, वोल्टेज पावर चेंज, सेम पावर रहती है। फ्रीक्वेंसी। Question number 19. In an ordinary transformer, which of the following does not change? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। Question number 20. In a transformer, electrical power is transferred from primary to secondary through मैग्नेटिक फ्लक्स, yes, B option. B option. Yes. Two windings of transformers are इंडक्टिवली, exactly B option. Transformer action requires a alternating magnetic flux, alternating magnetic flux. Exactly. Question number 23. The close created by the current flowing through the primary winding induces EMF in both सेकेंडरी, both primary and secondary windings. both primary and secondary. Yes. The primary and secondary windings of a power transformer always have High reluctance. power transform. a common magnetic circuit. primary and secondary windings of a power transformer always have a common magnetic circuit. Yes sir. Core, The iron core in a transformer provides a sir, ये if rated अच्छा होगा। Sir, low कुछ भी सर। reluctance path. low reluctance Low reluctance. exactly। भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज आयरन कोर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है? नो सर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है वहां पे, तो केवल फ्लक्स फ्लो कर रहा है, मींस मैग्नेटिक कनेक्शन है। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो भाई कंडक्टिविटी, कंडक्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सबका काम खत्म हो जाता है वहां पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का काम बचता है। और कौन सी होती है? जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में रिलक्टेंस। तो आयरन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी खासी है तो रिलक्टेंस कम होगा। आयरन कोर को हम यूज इसलिए करते हैं ताकि रिलक्टेंस कम हो। ठीक है? Yes sir, yes सर sir. 24 का क्या है? 24 का क्या है? 24 का ए, कॉमन Common magnetic circuit. कॉमन माइनस 25 का भी ए होगा। 26, if rated DC voltage applied instead of AC to the primary of a transformer, क्या होगा? प्राइमरी विल बर्न, प्राइमरी burn बर्न हो होगी, जाएगी। सेकेंडरी बर्न नहीं होगी, प्राइमरी बर्न होगी। क्योंकि सेकेंडरी तक पहुंचेगा ही नहीं। सेकेंडरी तक पहुंचेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट दोनों, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द विंडो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन सी ऑप्शन, है ना? सी क्या ऑप्शन होना चाहिए? मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी C. साइड एंड लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड। नहीं, लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी रेजिस्टेंस का तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं है, पहली बात। सी, इक्वल रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, या डी, नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन ईदर साइड। नो ओमिक रेजिस्टेंस। यस, डी होना चाहिए ना भाई, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कोई भी साइड पे। बाइंडिंग रेजिस्टेंस ये हमने देखा था ऊपर, रेजिस्टेंस होना चाहिए ये वाला, जीरो बाइंडिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर विंडो 29, कौन है? विंडो का जी? मतलब क्या है? विंडो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द विंडो, विंडो का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। विंडो का मतलब भाई जहां से खुले, या तो प्राइमरी पे ओपन होगा या सेकेंडरी पे ओपन होगा। ठीक है। क्या ओपन हो रहा है सर? ओपन मतलब जहां से हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। आपको कोर नहीं दिखाई गोली देगी, मार देंगे।
जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में आपको कोर नहीं दिखाई देती बाहर, कोर को आप यूज भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इनपुट दिखाई देगा और आउटपुट दिखाई देगा, तो उनको विंडो बोलते हैं। The core flux in transformer depends mainly on supply voltage and the frequency core sir. flux in transformer depends mainly on सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, supply voltage and फ्रीक्वेंसी, frequency। वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। अब आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी पे वो क्यों तो डिपेंड कांस्टेंट करेगा? है, भाई कांस्टेंट तो है, वो तो लेकिन कांस्टेंट है। अगर आप इनपुट फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखोगे तो क्या होगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा क्रिएट होगा, क्रिएट होगा, जी सर, है ना। कांस्टेंट एक अलग मैटर में है ना, वो कांस्टेंट तो एक अलग चीज होगी। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही इनपुट फ्रीक्वेंसी को ज्यादा भेज रहे हो तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, कम भेज रहे हो तो कम बनेगा। रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, when voltage is transformed from primary to secondary, then it is multiplied by K K is your transformation ratio। Yes sir. K होता है ना, K is equals to VA। सर डिवाइड होगा ना, तो वो पूछ रहा है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज। तो अगर आप निकालोगे VA तो इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ VB, मल्टीप्लाई होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने किए, 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं सर 15 का ज्यादा 15 का बताना। हाँ जी 15। सर, अच्छा देखिए, हाँ जी सभी लोग एक बार ध्यान देंगे, इसके जो आंसर्स हैं वो किस तरीके से है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अब वो चारों में A जो है वो स्पेस किया हुआ है, मैंने A में दिया हुआ है ना, इसका मतलब A आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मालूम ही पड़ रहा, मालूम पड़ेगा, A नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे में D, चौथे में A, इस तरीके से किया हुआ है मैंने, ठीक है। सर क्या कह रहा है सर 15 का बता दो एक बार। 15 में क्या है? ए है, ए 15 का ए है ना सर। और 18 का ट्रांसफॉर्मर, अगर लीकेज फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा ना, 18 का भी है, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, अरे माइक बंद करिए किसका। अगर लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, ये ड्राइंग कौन कर रहा है पहले बात तो बताइए। लीकेज फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो आपका सेकेंडरी पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि सेकेंडरी पे जितना ईएमएफ जाना चाहिए उतना नहीं जाता, क्योंकि लीक हो गया फ्लक्स, तो अब फ्लक्स ही कम जाएगा तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा, तो वोल्टेज भी सेकेंडरी का कम हो जाएगा। ओके सर ओके। सर रिलेक्टेंस क्या होता है? Reluctance is just a property which opposes the magnetic field। जिस तरीके से रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, उस तरीके से रिलक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को, या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक करंट को अपोज करती है। भाई प्लीज ड्राइंग करना बंद करिए, मुझे BH कर्व समझाना है अभी। 70-20 सर। क्या दे रहे? देखो ये मैंने आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस पे मैंने ले लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B और यहाँ ले लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी, ठीक है। BH कर्व बोलते हैं सर H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
और बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B, इसको BH कर्व बोलते हैं। ठीक है। देखो होगा क्या, मैं करूंगा क्या स्टार्टिंग में, मेरे पास मैं कर क्या सकता हूं, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। मैं करूं क्या कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर दूं भाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो वो किस तरीके से बढ़ती है? इंटेंसिटी फील्ड मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल कितनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रखता है। जैसे परमानेंट मैग्नेट को ले लो, कुछ परमानेंट मैग्नेट होती हैं कम प्रॉपर्टी की, कम मैग्नेटिज्म की, और कुछ होती हैं बहुत ज्यादा हैवी मैग्नेट होती हैं। सर बेसिकली उसकी पावर, उसका औकात है मतलब ये। यस, इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी से वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, कितनी रेंज भी ज्यादा होती है। फोर्स। यस, रेंज भी डिसाइड करता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके सर। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। राइट। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ाई तो कुछ नहीं हुआ, और धीरे धीरे इस तरीके से ये आपका बढ़ता जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक बार जाके पीक पे पहुंच जाता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अब आप जो है ना इस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को कम करिए। प्लीज माइक बंद करिए। ड्राइंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक हो रहा है सर ये? हाँ जी सर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है या फिर कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है सर ये? कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है। ओके सर। टाइम लगता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने। तो अब मेरे पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पीक पे है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को डिक्रीज कर दूं, बी को डिक्रीज कर रहा हूं, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। यस सर। ये किस तरीके से होती है, स्टार्टिंग में तो नहीं होगी, फिर इस तरीके से होगी। यानी कि आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा हूं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो इतनी आसानी से डिक्रीज हो नहीं रही है, कम आसानी से। और इस पॉइंट पे आके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी तो हो गई भैया 0 हो गई। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 0 हो गई ना यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हुई। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गई। अब आप एग्जांपल लीजिए स्क्रू ड्राइवर आप लोग जब यूज करते हो काफी टाइम तक, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। यस सर। अब आप उसको निकाल भी लो, मतलब पावर में भी नहीं रखा हुआ आपने उसको, अब बाहर रखा हुआ है नॉर्मली, तब भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। यस सर, रहती है। यस सर। तो आपका ये वही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अब आपने 0 कर दी है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बची हुई है। ठीक है, इस बचे हुए फ्लक्स को, भाई फ्लक्स ही तो होगा, बिना फ्लक्स के तो कुछ होगा ही नहीं। इस बचे हुए फ्लक्स को लोग बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, अब आपके ट्रांसफॉर्मर में कोर होती है, आयरन कोर होती है, उसको आपने मैग्नेटाइज किया, फ्लक्स उसके अंदर से दौड़ाया। अब फ्लक्स उसके अंदर से दौड़ाया तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब आपने फ्लक्स खत्म कर दिया, फ्लक्स खत्म करने के बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या खत्म हो जाएगी? कुछ फ्लक्स बचता है। यस, कुछ फ्लक्स उसी के पास थोड़ी देर तक रहेगी। Who is this drawing? चाय पी लो फ्रेंड्स। अबे भाई मत करो यार। एंटी कर दी, कोई नहीं करेगा फिर। देखिए अब जो ये फ्लक्स बच जाता है, मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद भी अगर फ्लक्स बच जाता है, इस बचे हुए फ्लक्स को रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, कोर के अंदर कुछ फ्लक्स बचा रह जाता है, सारा सेकेंडरी पे नहीं पहुंच पाता, तो वो रेजिडुअल फ्लक्स है, उसको हम नाम देते हैं वहां पे लीकेज फ्लक्स। ठीक है। और ये जो लॉस हुआ तो फ्लक्स का, जो ये लॉस हुआ ना, इस लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। सर ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सर डेंसिटी को नेगेटिव में लेके जाता हूं। मुझे इसको जीरो करना है, जीरो करने के लिए मुझे नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो ये कैसे हो रहा है? सर फ्लक्स लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं क्या? हाँ जी, सर फ्लक्स लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं क्या? यस। सर ये नेगेटिव में सर कैसे जा रहा है सर? नेगेटिव में कैसे जाता है, ये इमेजिनरी है। अच्छा ठीक है। ये हम ये जो अब लूप बन गया ना, इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं? लूप, हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। समझ में आ गया बीएच कर्व? इस लॉस का सर कोई सॉल्यूशन तो सर होगा नहीं कि है सर इसका? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने कोर को लैमिनेट कर दिया, लैमिनेट करने से क्या हुआ कि मेरा रेजिडुअल फ्लक्स कम हो गया। मतलब फ्लक्स तो अब भी बचेगा लेकिन वो कम बचेगा। सर ठीक है। सर ये इधर तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो हुआ है ना सर? सर इधर सर क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी सर इधर। यस, इंटेंसिटी, यस सर यहाँ जीरो हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। यस, जीरो। ठीक है। अब देखिए, मेरा जो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर बनाता हूं मैं, क्या वो कोर 3D होती है? होती है। तो क्या ये एक सॉलिड पूरी की पूरी क्यूब की तरह होती है? नहीं सर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये हम बहुत पतली पतली थिन लेयर्स को कट कर लेते हैं। सर क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, बता रहा हूँ क्यों करते हैं। इम्पिडेंस जितनी सर ट्रांसफार्मर को सर जरा सीरीज या पैरेलल में लगाएंगे तो सर क्या होगा? भाई, जितनी कम थिकनेस होगी ना किसी एक लेयर की। अब देखो क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक लेयर जो होती है यहाँ पे, एक लेयर से दूसरी लेयर भी आपस में लेमिनेट होती है। एक लेयर भी दूसरी लेयर से आपस में लेमिनेट होती है। समझ आया? तो अगेन वी आर मिनिमाइजिंग द लीकेज फ्लक्स। अगर पूरी की पूरी एक सॉलिड ले लूंगा ना, सॉलिड के अंदर एक क्यूब की तरह काम करेगा, उसके अंदर लीकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसके पास में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लीकेज फ्लक्स को रखने की। अगर आपने अब क्या कर दिया, थिकनेस को बहुत कम कर दिया, सबको लेमिनेट कर दिया, तो भाई जगह नहीं बची फ्लक्स को रखने की, तो कम से कम फ्लक्स बचेगा। ठीक है सर, मेन रीजन बस यही है। हाँ जी, मेन रीजन सिर्फ यही है, यस। समझ में आ गया भाई? यस सर। अच्छा ठीक है। सर एक चीज बताना सर, जो बी था सर वो मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी था, और सर एच क्या बताया था आपने? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होती है? नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ होती है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है। इन लाइंस की वजह से ही फोर्स जनरेट होता है। लाइंस की वजह से ही फोर्स जनरेट होता है। ठीक है। तो अब इनको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। और जिस इंटेंसिटी से ये किसी फोर्स को लगा पा रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है? वो फ्लक्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। और फ्लक्स किसकी वजह से आता है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वजह से आता है।
ओके सर। बी की वजह से एच आता है, एच की वजह से बी नहीं आता कभी। यस, बी की वजह से एच बनेगा, एच की वजह से बी नहीं। चार्ज होगा तो करंट बनेगी ना, और करंट बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जी सर। अच्छा ठीक है, हमारी क्लास हो गई है ओवर। और कौन था वो स्टडी मटेरियल वाला बच्चा जो मुझसे बात करना चाह रहा था? वो रोशन। बाकी सब लीव कर दीजिए, जिसको बात करनी है वो रुक जाए, फटाफट लीव करिए। सर मुझे फेज एक बार समझाओगे? फेज, कोई भी साइन वेव को इमेजिन कर सकते हो? साइन वेव पे किसी भी पॉइंट को एज्यूम कर लो, कोई भी पॉइंट। नहीं वो फेज नहीं सर, फेज डिफरेंस वाला वगैरह नहीं, जो वन सिंगल फेज, थ्री फेज ये। अच्छा फेज। फेज एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है आपके पावर फैक्टर से रिलेटेड। जैसे फेज से मतलब मेरा ये है कि मैं कितनी वैरायटी में सप्लाई प्रोवाइड करा सकता हूं। जैसे सिंगल फेज है तो मेरे पास में यही एक चारा है पावर सप्लाई को देने के लिए। अगर मेरे पास में 3 फेज है, आपने देखा कि एक मिनट, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल वायर होता है सबसे बीच में, और वो इंसुलेशन होता है, ठीक है। और उसके ऊपर 3 ब्लैक वायर इस तरीके से लगे होते हैं। इस तरीके से पावर ट्रांसमिशन की लाइन आपके सामने आपके घर के आसपास रहती है नहीं? 3 ब्लैक वायर्स होते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं, और एक बीच में वायर होता है जो इंसुलेटेड नहीं होता, डायरेक्ट कंडक्टर होता है। तो ये जो 3 है ना, ये 3 आपके पावर केबल्स होते हैं, और जो बीच में है वो आपका न्यूट्रल होता है। स्टार कनेक्शन से सप्लाई आती है आपके घर पे, 3 फेज सप्लाई आती है, तीनों में पावर होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका जो मीटर होता है वो सिंगल फेज का है अगर, तो आपका किसी एक ही केबल से लेगा और एक ग्राउंड लेगा, एक केबल लेगा एक ग्राउंड लेगा जस्ट। अगर आपका 3 फेज तो आपके तीनों फेज लेगा और न्यूट्रल लेगा, ठीक है। अब 3 फेज की जरूरत क्यों पड़ती है कभी कभी, या आप मान लीजिए कि अगर डेल्टा कनेक्शन है तो 2 फेज हो जाता है। अब 3 फेज में क्या होता है कि सपोज करिए किसी एक फेज की पावर चली गई, ठीक है, आप दूसरे फेज को यूज कर सकते हो एज अ पावर, दूसरे की चली गई तीसरे को यूज कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो घर की वायरिंग होती है, उसका इम्पीडेंस मैच कराने के लिए भी आप फेज चेंज कर लेते हो। इस फेज से पावर नहीं आ रही तो दूसरे फेज से ले लेता हूँ, इस फेज में नहीं आ रही। ऐसा होता है कि ओवर वोल्टेज हो जाता है एक फेज में, वो पावर कनेक्शन की वजह से भी होता है। हाँ जी बताइए। सर होता तो क्या? हाँ जी बोल भाई परख। जी बोलिए, टाइम होने वाला है। सर ये पूछ रहे थे कि सर जैसे अगर सर मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है और सर किसी और घर में लाइट आ रही है, तो सर मैं कोई वायर लेके सर उसके सॉकेट से लगा के अपने घर में किसी सॉकेट में लगा लूं, तो सर मेरे घर में क्या होगा फिर? चोरी। कुछ नहीं होगा, कंप्लेंट करेंगे तेरी। चोरी हो गई। पावर जो है ना आपके घर में, देखो पावर का रिटर्न पाथ स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो पावर है वो आपके मीटर के थ्रू आ रही है। आपके घर में पावर आ भी सकती है, वो डिपेंड करता है मीटर पे, क्योंकि कुछ मीटर्स ऐसे होते हैं, जो आपके मीटर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि लाइट जब आएगी तभी आपके घर को कनेक्ट करेंगे लाइट से, अदरवाइज आपके घर को डिस्कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो जब लाइट आएगी तभी कनेक्शन जुड़ेगा। अब लाइट ही नहीं है आपके घर में और आपने अपने सॉकेट ऐड कर दिया है, तो वो मीटर से बाहर नहीं जाने वाली लाइट, मीटर से बाहर नहीं जाएगी तो पावर केबल पे जाएगी, तो आपके घर में लाइट आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा मीटर नहीं है तो आपके पावर को रिटर्न पाथ मिल जाएगा और आपकी पावर जीरो हो जाएगी आपके घर में। सर वो वापस ग्रिड को चली जाएगी?
ये ग्रिड भाई, आपकी जो पावर, कितने पावर दे पाओगे आप? इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, आप कितनी पावर दे पाओगे? जीरो के इक्विवेलेंट पहुंच जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। पर कई बार ये भी होता है कि एक फेज में घर में ही ऐसा हो जाता है, एक फेज में आती दूसरे में नहीं आती, तो आधे जगह पे लाइट आती है आधे पे नहीं आती। यस, मैंने अपना नंबर दे दिया है चैट में, जिसको लेना है ले लेना। 844 744 सर वो लोड शेडिंग करते हैं ना सर? हाँ जी सर, वो जो आधे जगह पे लाइट आती है और आधे पे नहीं, वो सर लोड शेडिंग होता है ना सर? लोड शेडिंग भी होता है, लोड बैलेंसिंग होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भी एनटीपीएल से कनेक्टेड हैं लोग, उनके घर में आप सोचते हो कि जैसे बिजली वाले जो है पावर काट लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो पावर जनरेटर्स हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी से अगर टाटा पावर ने बिजली ली है तो वो क्या करती है कि एक दिन पहले एनटीपीसी को बताएगी कि मुझे इतनी बिजली चाहिए नेक्स्ट डे। हमारा जो लोड है अभी के टाइम पे 1950 मेगावाट का लोड है। 1900 मेगावाट हमें डेली सप्लाई चाहिए होती है, तो हम डेली एक दिन पहले एनटीपीसी को बताते हैं कि कल मुझे इतनी सप्लाई चाहिए। और वो किस बेस पे बताया जाता है? वो लास्ट वीक का एवरेज निकाल के बताया जाता है। सपोज करिए कि उससे ज्यादा लोड बढ़ गया, 1950 मेगावाट से 1960 मेगावाट का लोड हो गया, किसी ने एक एसी एक्स्ट्रा या 2 एसी एक्स्ट्रा चला दिए, अब क्या होगा? जैसे ही लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ते ही ट्रिप हो जाएगा, यानी कि आपके घर की पावर चली जाएगी, ट्रिप हो जाएगा, कनेक्शन ट्रिप हो जाएगा। उस केस में क्या होता है कि हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से अरेंज होगी? किसी के पास में लोड कम है, उसने ज्यादा ले ली, जैसे हरियाणा ने बिजली ज्यादा ले ली, उसके पास में लोड कम रह गया, तो वी विल अरेंज हरियाणा, उससे 10 मेगावाट लेंगे। अब वो रेट जो है वो हरियाणा डिसाइड करेगा किस रेट पे बिजली देगा वो। समझ आ रहे हैं? यस सर। तो सेम ये इसी तरीके से साइकिल कंप्लीट होता है। और अभी टाटा पावर ने जो है वो बना लिया है अपना एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 50 मेगावाट का हमने अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया है। मतलब हम 50 मेगावाट अगर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई तो मैं इसको स्टोर करके रख सकता हूँ अगले दिन के लिए। अगर अगले दिन मुझे कम पड़ेगी तो मैं वहां से यूज कर लूंगा, मुझे ब्लैक में नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं सर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा सर। मेरा नाम रोशन है सर, रोशन। ठीक है सर। ओके ओके, टाइम होने वाला। ओके बाय गाइस। अभी हमारी लास्ट क्लास है कल। हाँ जी सर, जो स्किन इफेक्ट होता है सर, उसका रीजन क्या है सर? दोबारा बोलो। एसी सर, ये स्किन इफेक्ट का रीजन पूछ रहा है सर। एसी में होता है सर ये स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो कल हमारी लास्ट क्लास है, कल हम इलेक्ट्रिकल खत्म कर देंगे। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास। उसके बाद मैं देखता हूँ आपके पेपर बनाने हैं। ओके, इसी चीज को बनाता हूँ। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? मोटर में दोनों में डिफरेंस है? दोनों में नहीं आएंगे क्वेश्चन, आएंगे, मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। पहली बात तो 3 फेज क्या इंडक्शन मोटर होती है या खाली 3 फेज तक है? हाँ जी, 3 फेज के सर आगे भी मोटर होती है 4 5 6 7 ऐसा कुछ, या फिर खाली 3 फेज तक होती है? नहीं, केवल 3 फेज होती है। आपको सप्लाई अगर आप प्रोड्यूस भी करोगे, आगे फेज ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपको सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी, और आप सप्लाई को स्प्लिट करना इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो इंडक्शन मोटर है ना, उसमें आपके